मेरी शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति साहिल में बहुत बदलाव महसूस किए। साहिल ज्यादा अपनी भाभी प्रियंका की बातों को तवज्जो देता था। यह बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी वो अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू शुरू में तो मुझे लगा कि 12 साल पुराने भाभी से लगाव तो तेवर का होता ही है और बीवी के आ जाने के बाद यह लगाव कम हो जाता है। लेकिन साहिल और उसकी भाभी के बीच का यह लगाव मुझे कभी कम होता नजर ही नहीं आया। अब तो मुझे यह लगने लगा था कि यह बात सिर्फ लगाव की नहीं है, दोनों के बीच ज्यादा ही कुछ है। मेरी जेठानी थी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही फिदा हो जाए। मुझे उसकी इसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति साहिल अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी नहीं बना पा रहा। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि साहिल अपने भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वो घबरा गया और सीधे अपने कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह साहिल अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने गए हैं। मैंने जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटा और बोली, साहिल, तुम्हें उस औरत के साथ यह सब करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही साहिल ने दरवाजा खोला और उसने एक जोरदार थप्पड़ मुझे लगा दिया और फिर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैंने भी साहिल को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। साहिल ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोले, प्रिया, आइंदा कभी भी भाभी के बारे में ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि साहिल ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाहर चले गए। मैं बिस्तर पर पड़ी रही लेकिन मेरी जेठानी मुझे देखने तक नहीं आई और साहिल सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चले गए। 1 घंटे में मैंने भी अपना सामान पैक किया और अपने मायके के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे इस तरह घर छोड़कर जाने की खबर साहिल को भी लग चुकी थी। बस स्टैंड से बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुंच गई और साहिल मुझे लगातार कॉल कर रहे थे लेकिन मैंने उनका कॉल रिसीव नहीं किया और घर पहुंचते ही मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और अपनी माँ को सारी बातें बताकर रोने लगी। माँ बोली, तुमने बिल्कुल सही किया प्रिया, जो तुम यहाँ आ गई। अब तुम साहिल के पास तभी जाना जब साहिल उस डायन को घर से निकाल फेंकेगा। आखिर साहिल के पास किस चीज की कमी है? उसके 2-3 प्लॉट हैं, वह तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन रिया भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। इसकी भी शादी होने वाली थी, 6 महीने रह गए थे। मेरी हालत देखकर अब वह ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई रोहित अपनी जॉब से जब घर आया तो उसने मुझे इस तरह घर देखकर परेशान हो गया। रिया ने रात का खाना बनाया और हम सभी एक साथ ही खाना खाने के लिए बैठ गए। खाने के बाद मैंने अपना फोन ऑन किया था कि साहिल का फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने देखा तो गुस्से में बोली, फोन मुझे दो, मैं उससे बात करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फोन नहीं दिया और खाना खत्म करके अपने कमरे में आ गए। कमरे में आकर मैं साहिल का फोन रिसीव किया तो साहिल ने कहा, प्रिया, तुम अपनी मर्जी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्जी से ही आना होगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊँगा। साहिल की यह धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहते थे मैं वहाँ से चली जाऊँ। अब जी भर के उस औरत के साथ अय्यासी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो भी मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊँगी। इस बात के 4 महीने गुजर गए थे। मैं साहिल का इंतजार कर रही थी। अगर उसे उसकी गलती का एहसास होता तो मैं दौड़ी हुई वहां पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फोन का इंतजार करती रही लेकिन 4 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं की। अब मुझे लगने लगा था कि साहिल मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी साधारण लड़की की उसे क्या जरूरत होगी? मैं साहिल को लेकर बेहद निराश हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नजदीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता जा रहा था। रिया की शादी को अब सिर्फ 1 महीने बाकी रह गए थे और मेरे पापा भी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिया की शादी के बाद तेरे ससुराल जाऊंगा, साहिल से फाइनल बात करके आऊंगा।
अगर वह मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे जैसे रिया की शादी नजदीक आ रही थी मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे मायके आए 6 महीने गुजर गए थे। रिया की शादी के केवल 22 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैं साहिल को कॉल मिलाया और बोली, साहिल तुम शादी में नहीं आओगे? साहिल ने कहा, मुझे तो अभी तक यह भी मालूम नहीं है कि शादी किसकी है। मैंने कहा 8 तारीख को रिया की शादी है। साहिल ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर में से मुझे तो किसी ने खबर नहीं दी, ना ही शादी का कार्ड पहुंचा। मैंने कहा तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। साहिल ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर दामाद समझते तो जरूर खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल की और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? साहिल ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन पहुँच जाऊँगा। शादी की सुबह उठकर मैंने आसमानी रंग की साड़ी पहन ली। यह साड़ी मुझे साहिल ने गिफ्ट की थी। उसे यह साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि साहिल दोपहर तक आ जाएंगे और बारात के जाने के बाद उसे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेंगे तो उसका दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। मैंने सुबह फिर साहिल को फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो साहिल आया और ना ही उसकी कोई कॉल आई। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक रिया खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। देखने वाले सोच रहे थे कि मैं रिया की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जगने के बावजूद अगली सुबह जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। मेरी माँ इस बात पर बेहद नाराज हुई। बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय नहीं निकाल पाया उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा, तो सब्र कर। तेरे पापा मामूली हवलदार हैं तो क्या हुआ, उसे साहिल और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को यह बात पता चली तो वो भी बेहद नाराज हुए और उन्होंने मुझे ससुराल जाने से मना कर दिया। मैं दिन भर साहिल को कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब साहिल की ओर से कोई उम्मीद नहीं बची थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्दी मेरा और साहिल का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। साहिल का ही फ़ोन था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। उधर से साहिल की आवाज़ आई और रोता हुआ बोला, प्रिया सब खत्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी भी बन सकता है। साहिल ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर साहिल फिर से रोने लगा। मैंने कहा, साहिल क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? साहिल ने कहा, भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर डेथ हो गई है और भाभी अभी भी सिटी हॉस्पिटल में हैं। साहिल के मुंह से यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने फ़ोन काटने के बाद घर में यह बात सबको बताई तो मेरे घर में भी मातम छा गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले साहिल के भैया और भाभी से नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उन लोगों की सारी नफरत खत्म हो गई और पापा ने तुरंत ही छोटे भाई रोहित को बुलाकर हॉस्पिटल के लिए गाड़ी बुक करने को कहा। सुबह के 4 बजे तक हम लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी प्रियंका की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को होश ही नहीं आ रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद हम लोग अलग अलग मंदिर में मन्नत के लिए जा रहे थे। 3 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी घूमने के लिए गए थे और वापसी में उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ तो मौके पर ही खत्म हो गए और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले भी अब जा चुके थे। अब अस्पताल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थी। साहिल सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से हॉस्पिटल होते हुए घर चले जाते। मैं दिन रात अस्पताल में रहकर अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती। यह देखकर साहिल का बर्ताव भी बदल गया था। फिर से मुझे बेहद प्यार करने लगे थे। मुझे हॉस्पिटल में रहे 2 महीने बीत चुके थे। अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर बन चुका था। इसी बीच में जेठानी की सेहत में इतना सुधार जरूर हुआ था कि वो होश में आ चुकी थी। उन्हें उनके पति के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई।
मेरे ससुराल में सास ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब शादी करके घर आई थी तब मेरे घर में मेरे अलावा 3 लोग ही थे, साहिल और साहिल के भैया और मेरी जेठानी प्रियंका ही इस घर की मालकिन थी। सब कुछ उनकी ही देख रेख में होता था। मेरी जेठानी की सेहत में काफ़ी सुधार हो चुका था। उनकी तंदुरुस्ती लौट आई थी, लेकिन अभी भी वो किसी से बात कर पाने की स्थिति में नहीं थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो यह खबर मैंने सबसे पहले साहिल को ही दी। वो बेहद खुश हुए और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्हें खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। इसका मतलब यही था कि वो बेहद खुश थीं। धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। इसी बीच मैंने महसूस किया कि साहिल फिर से अपनी भाभी के करीब होते जा रहे थे। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का जरूरी काम भी नहीं कर पाती थी और साहिल की ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज्यादातर समय मैं अपने कमरे में ही रहती थी। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्दी खुल गई। साहिल को लगा कि मैं अभी नींद में हूँ, तो वो उठे और कमरे से बाहर निकल गए। जाने क्यों मैं भी दबे पांव उनके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। मैंने देखा कि साहिल सीधे अपनी भाभी के कमरे में जा घुसे और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं साहिल की इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफी देर तक खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह पर लेट गई। आधे घंटे बाद साहिल कमरे में आकर मेरे पास लेट गए। साहिल पहले भी ऐसे ही करते थे। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। फिर साहिल कमरा बंद करके उसके साथ क्या करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका पूरी तरह ठीक हो गई हो और बीमार होने का नाटक कर रही हो? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मुझे साहिल से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज देर रात को साहिल को प्रियंका के कमरे की ओर जाते हुए देखती और आधे घंटे बाद वापस आते तो पसीने से नहाए हुए होते थे। मेरे बगल में लेट जाते। मेरा बच्चा होने में अभी 20 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों की रासलीला अब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बच्चा होने से पहले ही मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को साहिल घर आए तो हमेशा की तरह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आए थे और जूस का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोले, भाभी को जूस पिलाओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिलाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं साहिल के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। साहिल जूस का गिलास लेकर गए तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाजा अंदर से बंद हुआ और 20 मिनट के बाद ही दरवाजा खुला। साहिल को कमरे से आते हुए देखकर मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही साहिल ने कहा, तुम अभी तक लेटी हो, उठो थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही साहिल ने कहा, प्रिया, मैं कल ही ऑफिस की छुट्टी ले रहा हूँ क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? साहिल ने कहा, मैं सुबह जल्द ही निकल जाऊंगा, कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद साहिल जल्दी सो गए, लेकिन मैं रात भर जगती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह उठकर साहिल ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। साहिल के जाते ही मैं मार्केट गई और वहाँ से एक छोटा कैमरा खरीद लाई और उस कैमरे को मैंने अपनी जेठानी के रूम में लगा दिया। उस कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया था। मुझे यह सब करते हुए दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी साहिल का कॉल आया कि वो अस्पताल से वापस आ रहे हैं। साहिल अपनी भाभी को लेकर अस्पताल से घर आ गए और भाभी को कमरे में बेड पर लिटा दिया और फिर अपनी भाभी की सारी दवाइयाँ मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवा कब खानी है यह मुझे समझाने लगे। इस दौरान उसके हाव भाव देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रियंका उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हो। रात को साहिल खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया और आधे घंटे बाद वापस आया। खाना खाने के बाद सो गया और मैं सुबह होने का इंतजार करती रही। मेरी गहरी नींद में होने के बाद साहिल उठे और अपनी भाभी के कमरे में चले गए। आधे घंटे के बाद पसीने में लथपथ होकर बाहर आए और मेरे पास लेट गए। जब साहिल अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं झट से अपनी जेठानी के रूम में गई,
वो सो रही थी। मैंने वहाँ से कैमरा हटा दिया और अपने रूम में आकर मोबाइल में कल से अब तक की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू कर दी तो मेरे होश उड़ गए। साहिल अपनी भाभी के कमरे में गए, उन्हें गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया और बेड की गंदी चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने उस गंदी चादर की जगह साफ चादर को उड़ा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के वॉशरूम में ले जाकर धोने लग गए और फिर उसने धोई हुई चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने पूरे कमरे की सफाई की। साहिल अपने भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता या तो कोई पति ही कर सकता था या कोई बेटा अपनी माँ के लिए ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 3 दिन बाद मैंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। कुछ दिनों में ही मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरी ससुराल आ गई। एक दिन मैंने अपनी माँ को साहिल और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोली, प्रिया तुम बहुत नादान हो, यह देवर भाभी वाला प्यार नहीं है बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। मैं तुझे अब यहाँ नहीं रहने दूंगी, अब तुम मेरे साथ घर चलोगी। अगले दिन मेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। प्रियंका की मौत से साहिल बिल्कुल टूट सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे साहिल की सगी माँ की डेथ हो गई हो। कुछ दिनों बाद एक दिन मैंने साहिल का मूड देखकर उससे पूछ लिया। मैंने कहा, साहिल अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी सगी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों? साहिल ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोले, मैं और मेरे बड़े भाई ने बचपन में ही बहुत दुख झेले थे। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मेरे भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 12 साल पहले मेरे बड़े भैया ने प्रियंका से शादी की, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। प्रियंका भाभी के माँ बाप भी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो भी संपत्ति थी उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दी और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। 6 साल पहले मुझे बुखार हो गया था और कई हफ्तों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वह मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन भाभी अपने बेटे की तरह गंदे बिस्तर को साफ करके मेरे कपड़ों को धोती। उन्हीं की देखभाल की वजह से ही मैं मौत के मुंह से वापस आ गया। लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर साहिल मेरे कंधों पर सर रखकर रोने लगे। उसकी यह हालत देखकर मुझे रोना आ गया। साथ ही साहिल को लेकर मेरी सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। मैं खुद को बेहद खुश नसीब समझने लगी कि मुझे साहिल जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को तुरंत फोन मिलाया और बोली, माँ मैं अब घर वापस नहीं आऊँगी। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम जिन चीज़ों को सच समझ लेते हैं उनके पीछे की वजह बिल्कुल अलग ही होती है। इसलिए सिर्फ शक के बुनियाद पर ही आखिरी फैसले तक पहुँचना हमारी बेवकूफ़ी साबित होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।